हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं राकेश टांक और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। अभी तक हमने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ लिया, सस्पेंस अकाउंट, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और हमने कैश बुक पढ़ लिया, हमने अकाउंट इक्वेशन पढ़ लिया। मोस्टली सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए। अब है हमारा ये सेकंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जो चैप्टर है ये बच्चों के लिए हवा है। हवा मतलब बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं। वो कहते हैं भाई ये चैप्टर तो भाई बहुत खतरनाक है, हमें समझ में नहीं आता, इसमें एडजस्टमेंट भी होती है, ट्रायल बैलेंस भी होती है, हम कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी। बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं इस चैप्टर के अंदर। भाई भाई डरना उनका वाजिब भी है, क्योंकि वो एक चैप्टर के अंदर एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। सबसे खतरनाक वो समझते हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि उसमें दुनिया भर की एडजस्टमेंट है और सारी एडजस्टमेंट को सॉल्व करना उनके लिए एक पहाड़ होता है। वो सोचते हैं कि भाई पता नहीं एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व होगी। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, वो सिंपल तरीका आप इस चैप्टर के अंदर फॉलो करते रहना। ये चैप्टर आपसे चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। मैं गारंटी ले रहा हूं आपको क्लास में सबसे अच्छा चैप्टर, आपको सभी बच्चों में यही वाला चैप्टर आता होगा। वैसे आपको सारे चैप्टर आते होंगे, मैं सभी की गारंटी ले रहा हूं। अगर आपने मेरे शुरू से लेकर एंड तक अगर आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपको फाइनल अकाउंट बहुत ईजी लगेगा। ये हवा नहीं है, ये बहुत ईजी चैप्टर है। और जो मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगा उस प्रोसेस से आप पढ़ते हुए चलना, आपको चीजें समझते आते चली जाएगी। पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक सारी वीडियो देखना और सीरियल वाइज देखना। यानी हमने फर्स्ट देखी, फिर फोर्थ देख रहे हो, फिर थर्ड देख रहे हो, इस तरीके से नहीं, सीरियल वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से देखना। पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। और आपको एक बात और पता है कि भाई कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करता हूं तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल की थ्योरी अपनाता हूं। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको कोई भी चैप्टर में पढ़ाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से ना चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी एग्जाम्पल लो और उसमें आप किसी भी चैप्टर को आप समझा सकते हो। तो मैंने आपको शुरुआत में जब पहला चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग टर्म, उसमें भी एग्जाम्पल दिया था और मैंने लगभग हर चैप्टर के अंदर वही एग्जाम्पल दिया है। तो इसमें भी मैं उसी चैप्टर का एग्जाम्पल दूंगा, वही एग्जाम्पल दूंगा मैं। ठीक है, तो अब ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आओ बच्चों अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर क्या है बताओ, ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है। तो देखो भाई ये है ऑनर, ये बिजनेस का ऑनर है, ये ऑनर है, ऑनर है। हाँ जी ये ऑनर है, ये बिजनेस का ऑनर है, ये मालिक है। ये चाहता है कि मैंने पूरा साल भर मैंने बिजनेस किया है, मैंने पूरा साल बिजनेस किया, पूरा साल बिजनेस किया। अब मैं लास्ट में जानना चाहता हूं मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हाँ बच्चों ये क्यों नहीं जानना चाहेगा, आप खुद बताओ। आप भी पढ़ते हो, आप पूरा साल भर पढ़ते हो, आपने पूरा साल भर घिस के पढ़ाई करी, रगड़ के पढ़ाई करी ना, पूरा साल पढ़ाई करी आपने। क्या आप लास्ट में नहीं जानना चाहते कि आप पास हुए या फेल हुए? भाई हर कोई जानना चाहता है, आप भी जानना चाहते हो, मैं भी जानना चाहता हूं, ये ओनर भी जानना चाहता है, ये ओनर भी जानना चाहता है कि भाई जो मैंने पूरा साल भर मैंने बिजनेस किया है उस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये ओनर है, इस ओनर ने अपने यहां पर एक बंदे को हायर किया है जिसका नाम है, ये है अकाउंटेंट। ये है जी अकाउंटेंट, याद करो पहला एग्जाम्पल रेस्टोरेंट का मैं एग्जाम्पल दिया था, ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट कौन होता है? और अकाउंटेंट कौन होता है? जो इसके बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अरे भाई ये सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा भाई, ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। ये डे वन से सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, इसके बिजनेस की स्टार्टिंग से सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये ऑनर इस अकाउंटेंट के पास गया और अकाउंटेंट को देखो समझा रहा है, देखो कैसे उंगली करके समझा रहा है। ओए भाई बात सुन, तूने भाई पूरे साल भर तूने रिकॉर्डिंग करी है, पूरे साल भर तूने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, अब मुझे ये बता कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये अकाउंटेंट कहता है भाई प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए तो एक प्रोसेस होता है, वो मुझे पहले बनाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मालिक मैं आपको तभी बता पाऊंगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मुझे कम से कम 2 से 3 दिन का मुझे टाइम दे दो। 2-3 दिन के अंदर मैं आपको सारे अकाउंट्स बनाकर और आपको फाइनल बता दूंगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये ऑनर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3 से 4 दिन देता हूं और मुझे बताओ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये अकाउंटेंट कहता है
ये अकाउंटेंट कहता है मैंने पूरे साल भर, बताओ इस अकाउंटेंट ने पूरे साल भर क्या किया है? इस अकाउंटेंट ने पूरे साल भर जर्नल एंट्री करी है, पूरे साल भर कैश अकाउंट बनाया है, पूरे साल भर इसने एक्सपेंसेस अकाउंट बनाए होंगे, इसने पूरे साल भर इनकम अकाउंट बनाए होंगे। अरे बनाया ना जी, अरे बनाया है। और इसने अपनी असेट्स अकाउंट भी बनाए होंगे, मतलब इसने पूरे साल भर लेजर्स बनाए हैं, है ना? इसने पूरे साल भर लेजर्स बनाए हैं। अब ये पूरे साल भर लेजर्स बनाने के बाद एंड में बिजनेस के, मतलब बिजनेस के एंड में नहीं, साल के एंड में फिर से इसको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मतलब एंड में ये रिजल्ट जानना चाहता है, ये अपना ओनर अपने बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहता है। मेरे बिजनेस का रिजल्ट क्या रहा? मैंने पूरे साल भर बिजनेस कर लिया, अब मुझे मेरे बिजनेस का रिजल्ट बताओ, रिजल्ट क्या आया? अब ये रिजल्ट बताएगा, एंड रिजल्ट क्या हुआ? प्रॉफिट में रहा आपका बिजनेस या लॉस में रहा? तो भाई अकाउंट ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? बिजनेस का नेट प्रॉफिट, ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए, कौन जी? ये अकाउंटेंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए इसे अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये अकाउंट प्रिपेयर करेगा, कुछ अकाउंट बनाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए ये कुछ अकाउंट्स बनाएगा। आप बोलोगे सर इसने तो पूरे साल भर अकाउंट बनाया है। अरे भाई वो दूसरे अकाउंट्स थे, उन सभी अकाउंट से प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता था। अब आपको स्पेशली बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कुछ स्पेशल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कुछ स्पेशल अकाउंट्स जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। अच्छा सर आपने तो चैप्टर का मतलब ही समझा दिया। अब आप भी बताओ इस चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहने का मतलब बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको फाइनल मतलब एंड में कुछ अकाउंट्स और बनाने पड़ेंगे, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स का नाम दे देते हैं। तो बात समझ आ गई फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आ गया? अब फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? आपको बनाना पड़ेगा एक तो ट्रेडिंग अकाउंट। सर अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाना पड़ेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनेगी जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ओ माय गॉड, ये 3 अकाउंट हमें और बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, ये 3 अकाउंट आपको और बनाने पड़ेंगे अगर आप अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानना चाहते हो। बस इसका लास्ट काम रह गया। कहता है भाई चलो ठीक है यार, अब मेरे को बस ये लास्ट काम रह गया, मैं 3 अकाउंट और बना के बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बता दो, बस मेरे सर पे से तो भाई आफत टल जाएगी। हर बिजनेसमैन यही तो जानना चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये अकाउंटेंट ये 3 अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा जी, इन 2 अकाउंट को क्या बोलते हैं? इन 2 अकाउंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कहते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? यहां पर 2 स्टेटमेंट बनती है, एक तो इनकम स्टेटमेंट और एक बनती है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा भाई। इस चैप्टर को 2 कैटेगरी में बांटा है, और वो 2 कैटेगरी कौन सी है? मतलब पहली कैटेगरी में मैं आपको यही सिखाऊंगा सिर्फ आइटम्स को ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, मतलब उसमें एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगी। अरे सर उसके अंदर एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगी, वो हमारी सेकंड कैटेगरी में आएगा, और वही लगभग एग्जाम के अंदर आता है। तो ये मेरा प्रोसेस नंबर 1 है। अगर आपको ये प्रोसेस नंबर 1 समझ में आ गया ना, तभी आप प्रोसेस नंबर 2 बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस नंबर 1 में सिर्फ हमें क्या बनाना सीखना है? हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमें बैलेंस शीट बनानी सीखनी है, और इसके अंदर आइटम्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट्स में कौन सी आइटम आती है ये सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कौन सी आइटम आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी आती है, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। अभी आप इसमें यही सीखोगे। अभी आप इस चैप्टर में अभी बच्चे हो तो धीरे धीरे बड़े होगे भाई, धीरे धीरे आपको बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा। तो आपको यही सीखना है एक्सपेंस को कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से, कुछ नोट्स बनाऊंगा। तो इस तरीके से हम एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, और लास्ट में देखना आपका जो बैलेंस शीट होती है ना, बच्चों की तो दिक्कत क्या होती है, बैलेंस शीट मैच नहीं करती। वो पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे,
और क्या करते हैं जी, और बैलेंस शीट सब कुछ बना लेंगे, लास्ट में जाके उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती। अरे इसके ऊपर तो कॉमर्स पे जोक्स भी है बहुत सारे, बैलेंस शीट मैच नहीं होती। हाँ जी, इसके ऊपर जोक्स भी हैं, अभी आप धीरे धीरे आप सीखोगे कौन कौन से जोक्स आते हैं इसके ऊपर। बैलेंस शीट मैच नहीं होती बच्चों की। और ऊपर से मान लो कि ये क्वेश्चन अगर हमारा एग्जाम के अंदर 10 से 12 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, और बच्चे इसके अंदर कम से कम बैलेंस शीट मैच करने के चक्कर में 1 घंटा 1.5 घंटा खा जाते हैं, और इसी वजह से ही बच्चों का पेपर लगभग 30 से 40 नंबर का छूट जाता है। काफी बच्चों की ये दिक्कत है, वो यही दिक्कत है, वो क्या करते हैं, वो बैलेंस शीट मैच करने में लग जाते हैं। अरे भाई बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो आप आगे बढ़ो ना, दूसरे क्वेश्चन का टाइम क्यों खा रहे हो। तो इस क्वेश्चन में यही दिक्कत है, बच्चों की यही परेशानी है, बैलेंस शीट मैच नहीं होती। और मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा, आप आंख बंद करके भी इस क्वेश्चन को करोगे ना, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। अब बोलोगे सर आंख बंद करके, अरे मजाक कर रहा हूं, मतलब आंख बंद करके कहने का मतलब अगर आपको सारी आइटमें याद है, सब कुछ याद है, अगर मेरी वीडियो पूरे ढंग से देखी होगी, अगर आप उसको पूरे ध्यान से सब कुछ करोगे तब आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। मैं एक प्रोसेस फॉलो कराऊंगा, उस प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए चलना, बैलेंस शीट 101% आपकी मैच हो जाएगी। अच्छा, अकाउंट्स में एक अच्छी बात पता है क्या है, आप सोचते हो कि आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे। अरे जी नहीं, स्टेप के नंबर होते हैं, एंट्री के नंबर होते हैं, पता आपको। आप जो भी एंट्री करते हो, गलत एंट्री के नंबर कटेंगे। अगर आपने जितना क्वेश्चन ठीक किया, जितनी एंट्री ठीक करी है, उसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हो सकता है कोई एक एंट्री आपने गलत कर दिया और उसकी वजह से बैलेंस शीट मैच ना हो रही हो। अरे 99% आपने क्वेश्चन ठीक किया है, बट आपने 1% क्वेश्चन गलत कर दिया और उसकी वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तो आपको लगता है हमारे सारे नंबर कट जाएंगे। अरे जी नहीं भाई, सिर्फ एक नंबर या आधा नंबर कटेगा बस, बाकी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तो टेंशन मत लो। अकाउंट्स में सबसे अच्छी बात यही है, इसलिए अकाउंट्स में सबसे कम बच्चे फेल होते हैं। लाइन खींचने के भी नंबर मिल जाते हैं भाई, आपको डेबिट क्रेडिट लिखने के भी नंबर मिल जाते हैं। तो भाई इसका मतलब यही ना आप एग्जाम के अंदर खाली डेबिट क्रेडिट लिख के आकर पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ गए, ऐसा नहीं करना भाई, क्वेश्चन पूरा करना। तो आओ भाई आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। साल के एंड में बिजनेसमैन इस अकाउंटेंट के पास गया और अकाउंटेंट को कहा कि भाई हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बता दो, कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब रिजल्ट जानना चाहता है। अरे आप भी तो रिजल्ट जानना चाहते हो, आप भी तो चाहते हो कि हम पता करके बताएं हम पास हुए या फेल हुए। तो ऐसे ये ओनर भी तो है, ये अकाउंटेंट को कहेगा भाई मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए उसे कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है जी, ये फाइनल मैंने चैप्टर लिख दिया, ये फाइनल अकाउंट्स है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स। और वो अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट कौन सी होती है? बैलेंस शीट। तो आपको ये एग्जांपल कुछ समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में चलते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है। आओ जी, देखो जी, ये मीनिंग लिखा है इसका। कहता है व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है जी फाइनल अकाउंट? अभी तो बताया, फाइनल में अपना बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए एंड में हम कुछ अकाउंट्स बनाते हैं जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट कहते हैं। चलो देखो ये लिखा हुआ है, देखो क्या कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड टू गिव द फाइनल रिजल्ट। आ गया ना जी, फाइनल रिजल्ट पता करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी एंड में। ठीक है, तो ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द प्रिपेयर्ड एज एन एंड रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो बार बार वही घुमा फिरा के वही बात बोल रहा है। बिजनेस का एंड रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाओ। और क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। अगर किसी भी बिजनेस की हमें पूरी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता करनी है ना, तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट चेक करो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करो, उसकी बैलेंस शीट चेक करो। अरे आपको एक बात पते की बात बताऊं, अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो बैंक वाला उस बिजनेस को तभी देता है लोन तब उसकी फाइनेंशियल अकाउंट, जब तक उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक ना कर ले। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वो इनका यही अकाउंट चेक करते हैं। गवर्नमेंट भी यही अकाउंट चेक
करती है, और सभी भी क्रेडिटर भी, जो इन्वेस्टर्स भी, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है या उधार देना चाहता है, तो हम उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सारी इंफॉर्मेशन, बिजनेस की मोस्टली इंफॉर्मेशन उसी में गिवन होती है। तो कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। आप कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं हम? कहता है इनकम स्टेटमेंट। ओ माय गॉड, इनकम स्टेटमेंट, सर ये तो बता दिया आपने, फिर सुन लो भाई। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आ गया? सॉरी, इनकम स्टेटमेंट में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट भी आ गया भाई। ए भाई, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। बढ़ते चलो आगे, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, ये पूरा नाम लिख लेना इसका, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी, मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट को, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाने सीखेंगे, और फिर उसके बाद मैं कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, कुछ एक्सपेंसेस लिखवाऊंगा, और तब जाकर हमारी आज की वीडियो खत्म होगी। तो आज की क्लास का टारगेट ही यही है, हमें सारे के सारे, हमें अकाउंट्स के जो फॉर्मेट है वो बनाने सीखने हैं, और हमें कुछ नोट्स है वो लिखने हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैं आज की क्लास का टारगेट हमारा यही है, आज हम वही करने वाले हैं। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आपके फायदे के लिए भाई। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसके बिना तो बुक बनती नहीं, क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं। ये पेपर में तो आएगा ही आएगा, और कम से कम 7 से 8 नंबर का आएगा। अरे 7 से 8 नंबर फ्री के नंबर है भाई। आप ये बताओ भाई, आप 7 से 8 नंबर आपके भाई, आपके नंबर को इंक्रीज करेगा। आप ये क्वेश्चन भी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, एक बड़ा क्वेश्चन आपने खत्म कर लिया। तो चलो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको फॉर्मेट कराता हूं। चलो भाई, तो लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। चलो बुलावा आया है। अभी हम बच्चों सीख रहे हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं, फॉर्मेट। हो गया जी, हो गया। अच्छा जी, यहां लिखेंगे हम अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा जी, इसके बाद यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर, यहां भी हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। बच्चों एक बात और सिखा रहा हूं, आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक साथ बनाने हैं। आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों के दोनों आपको एक साथ बनाने हैं। सर क्या कह रहे हो सर, एक साथ? हाँ एक साथ। अब इसको अलग अलग मत बनाना, जैसा मैं सिखा रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला है, एक अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, एक अच्छा मतलब बढ़िया आइडियल स्टूडेंट कौन होता है, जो अपने टीचर्स को फॉलो करता है, अपने टीचर्स की सारी बातें मानता है। तो आपको भाई, आप अच्छे बच्चे हो ना, आप मैं जानता हूं आप सभी अच्छे बच्चे हो, तो इसलिए भाई मुझे फॉलो करना, मेरे प्रोसेस को फॉलो करना, जैसा जैसा मैं करा रहा हूं वैसा वैसा ही आपको करना है। और इस वक्त गारंटी है, आप देखोगे आपको इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे, मास्टर, गारंटी है मेरी, गारंटी। आ जाइए। हाँ, तो अब करना स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, आपको करना क्या है, पूरा एक पेज लेना है, पूरे पेज के आधे से ऊपर थोड़ा सा ऊपर, ये मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ये वाला जो पोर्शन होगा नीचे वाला, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है जी, ये अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, पर बनाना दोनों को एक साथ ही है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? अरे ट्रेडिंग अकाउंट, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट को दूसरे नाम से हम फैक्ट्री अकाउंट भी बोलते हैं। अरे मेरे फैक्ट्री में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसको दूसरे नाम से प्रोडक्शन अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोल देते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा है, कितना माल आया, कितना माल गया, कितनी प्रोडक्शन करी, कितने खर्चे हुए, ये सारी बातें हमें फैक्ट्री में जो जो हुआ, फैक्ट्री की A to Z बातें हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी पड़ती है ना जी। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो आप यहां पर सबसे पहले लिखना जी ओपनिंग स्टॉक। ओ माय गॉड सर, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? अरे साल के स्टार्टिंग में आपके पास कुछ स्टॉक बचा होगा रॉ मटेरियल का, है ना, रॉ मटेरियल गुड्स का, जो पिछले साल जो बच गया था वो इस साल का ओपनिंग कहलाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक आपको समझ में आ गया? सर आ गया जी। अच्छा, इसके बाद होती है परचेज। अरे ओपनिंग स्टॉक था, आपके पास कुछ माल पड़ा था, अब आप कुछ और हो सकता है आपके पास माल कम पड़ जाए, तो आप खरीदोगे नहीं क्या? अरे पिछले साल का कुछ माल बच गया, अब आप नया माल नहीं खरीदोगे, इस साल और प्रोडक्शन करोगे ना, तो आपको नया माल और खरीदना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं परचेज। तो परचेज, ठीक है जी, परचेज। अच्छा सर, अगर मान लो कुछ माल डिफेक्टिव निकल गया, तो भाई उसको वापस कर देना, उसको घर पे सजा के थोड़ी रखोगे आप, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। और परचेज रिटर्न के नाम से आप उसको माइनस कर देना, और यहां पर आपकी नेट परचेज आ जाएगी। ओह सर, आप तो बहुत तेज बोलते हो। तेज नहीं बोलते यार, मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका ऐसा है। अच्छा जी, आपने लिख दिया यहां पर परचेज। इसके बाद वो क्या करना है, यहां पर एक्सपेंस लिखने हैं। अब आप ये बताओ सर कौन से एक्सपेंस? अरे फैक्ट्री में जब रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल को क्यों फिनिश गुड्स नहीं बनाते? बनाते हो ना। अरे फॉर एग्जांपल चेयर्स आई, तो क्या बनी बनाई आती है? अरे इसका प्लास्टिक अलग आता है, नट बोल्ट अलग आते हैं, इसका जो एल्यूमिनियम या लोहा है वो अलग आता है ना, ये अलग अलग आता है। फिर उसकी आप पूरी चेयर्स बना देते हो, पूरी चेयर बना देते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग की तो हो गई, प्रोडक्शन हो गई, और प्रोडक्शन करने में हमारी कुछ कॉस्ट लगती है। अरे रॉ मटेरियल को हमें फिनिश गुड्स बनाने में हमारी कुछ कॉस्ट खर्च होती है, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमें सारे के सारे यहां लिखने हैं। तो बस अभी मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको आगे मैं इसके बाद में नेक्स्ट उसको आपको वही एक्सप्लेन करूंगा। तो आप यहां पर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देना चुपचाप से, बताना मत किसी को। ओहो, बताना नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देने यहां पर, सारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। ठीक है जी, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा सर, डेबिट का तो समझ में आ गया, क्रेडिट में क्या आएगा? अरे क्रेडिट में जो आपने माल बनाया है ना, जो प्रोडक्शन करी है, उसको बेचोगे ना? हाँ जी सर बेचेंगे, क्यों नहीं, घर पे थोड़ी रखेंगे। तो सेल्स करोगे जी, क्रेडिट साइड में हमारी आएगी सेल्स लिखोगे। तो सेल्स में से मान लो आपने कोई माल बेचा और उसमें से कुछ माल डिफेक्टिव आ गया, और डिफेक्टिव में से कस्टमर ने वो वापस कर दिया, तो सर बोलेंगे हम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। अच्छा जी सर, अगर जो माल नहीं बिका, भाई मान लो आपने 1000 चेयर बनाई थी, 800 बिक गई, तो 200 तो बच गई ना। अरे तो भाई उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। चुपचाप से इधर आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक। सर डांट क्यों रहे हो? अरे डांट नहीं रहा हूं बच्चा, प्यार से बोल रहा हूं, ये मेरा ये थोड़ा सा स्टाइल है, थोड़ा सा बहुत गंदा स्टाइल है सर ये तो। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो माल बच गया, जो माल नहीं बिका, मार्केट में नहीं बिका। अरे 1000 शेयर बनाई थी आपने, 800 बिक गई, 200 रह गई, तो 200 रह गई, हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। आप बोलोगे सर इसको क्लोजिंग स्टॉक को मैंने क्रेडिट में ही क्यों लिखा? मैं उसे यहां भी तो लिख सकता था, यहां भी तो लिख सकता था। इसका एक रहस्य है, वो आगे जब आएगी ना क्लास, बढ़ते हुए चलेंगे, उसमें बताऊंगा। इसका बहुत बड़ा खेल है क्लोजिंग स्टॉक का। ये बच्चों को रटवाया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक आए तो क्रेडिट में लिख देना। अरे भाई क्यों लिख देना, क्यों लिखूं मैं क्रेडिट में और यहां क्यों लिखूं? इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, प्रॉपर रीजन पता चलेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में क्यों आता है। बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। देखो मैं पहले क्लास के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, थोड़ा थोड़ा करके भाई सीढ़ी चढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके जब जाके हम टॉप पे जाएंगे ना, ये थोड़ी ना मैं पहले सीधा मैं ओ भाई कूद के सीधा मैं यहाँ पर ऊपर चला दूंगा, गिर जाओगे भाई। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे 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 धीरे। चलो क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है, ठीक है, आता है सर। सब इसको जब अकाउंट को बंद करेंगे तो अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई तो इसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो हमने पहली बार सुना है। अरे बच्चा रुक जाओ, अभी आपको मैं अभी मेरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा सर, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगी तो क्या करना है? अरे भाई इसको भी कोई बताने की बात है, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस, अच्छा सर समझ में आ गया। तो यहां तक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था। बस इतनी ही बातें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आनी है। ये सारी फैक्ट्री की बातें हैं जो आपको ऊपर लिखनी है। फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी होगा ना तो वो ऊपर होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो ऊपर होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो मैं आपको थोड़ी सी बातें मैं आपको और बता देता हूं। चलो पहले एक बार आ जाओ, इधर ही आ जाओ, पहले इसको मैं पूरा कंप्लीट करता हूं, फिर एक एग्जांपल पे और आऊंगा और अच्छा एग्जांपल समझाऊंगा आपको इससे रिलेटेड। अच्छा, अब जो भी ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आया ना, उसको आपको नीचे ट्रांसफर करना है। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो यहां लिख देना, ग्रॉस लॉस आएगा तो इधर क्रॉस ट्रांसफर करना है। क्रॉस क्रॉस मतलब कैसे? ऐसे अंधेरा कायम रहे। शक्तिमान देखा किसी ने? हाँ वो पहले आता था, बहुत पहले। आओ भाई, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस बैलेंस बीडी, इसका अमाउंट आप यहां लिखोगे। ग्रॉस प्रॉफिट आया तो उसको आप यहां लिख देना। सर यहां लिख देना, मां लिख देना। अरे बच्चों कर लो, क्लास में फर्स्ट आना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, लो जी लिख दिया। सर अब क्या करना है? अरे मैंने बोला था अब हमारा भाई फैक्ट्री का काम खत्म, अब ऑफिस का काम स्टार्ट हो गया। अब मैं ऑफिस की बात करूंगा, अभी तक मैंने फैक्ट्री की बात करी। हाँ जी करी। भाई फैक्ट्री में हमारी लेबर होती है, उनको हम वेजेस पे करते हैं, कुछ मैनेजर होते हैं उनको हम सैलरी पे करते हैं। फैक्ट्री के जो मैनेजर है उनकी बात कर रहा हूं मैं। वहां पर कुछ मतलब कार्टेज होता है, कैरियज होता है, ये सारी बात अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। फ्यूल, पावर, कॉल, ये सब कुछ हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में भी पढ़ना है। अच्छा और क्या सर, हमने अपने डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिए। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। अभी इनके बारे में डिटेल में बात करूंगा बच्चों, ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं। अभी आप सोच रहे हो सर डायरेक्ट एक्सपेंस सर ने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सर ने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, अभी नहीं छोड़ने वाला मैं अभी आपको। हाँ जी आ जाओ। अब आपको करना क्या है? डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना उनको लिख देना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उनको लिख देना आप यहां पर। डेबिट साइड में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आप लिख देना। क्रेडिट साइड में अगर मान लो कोई पैसा आया है, इनकम, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कुछ पैसा आपके पास अगर आ गया, ये माल बेचकर कुछ मतलब वो तो सेल्स में जाएगा। मतलब आपके पास पैसा अगर आया कमीशन से, रेंट से, इंटरेस्ट से पैसा आ गया है ना, तो वो पैसा आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो मैं उनको इनकम का नाम दे रहा हूं अभी आपको, उसको आप क्रेडिट साइड में लिख देना। लिख दिया सर, अब क्या करना है जी? अब इसको कुछ नहीं करना, अभी समय चुपचाप से बंद करना है। अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूं, अभी डिटेल में इसकी बात मैं करने वाला हूं। हाँ जी अब मैं इसे बंद करूंगा। अब बंद करूंगा तो यहां पर कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगी जिसको हम नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट। बच्चों साथ के साथ लिखते रहना आप, ठीक है। और अगर इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर आई तो हमें होगा नेट लॉस। हो लो जी, नेट प्रॉफिट हो गया और नेट लॉस भी हो गया। आपको बात समझ में आ गई? सर हमें ये तो समझ में आ गया, इसके बाद भी कुछ करना है? हाँ जी, इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट। अच्छा तो सर पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे? अरे भाई नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसा कंफ्यूज जाओगे। मेरा तरीका, मैं तीनों एक साथ बनवाऊंगा आपसे। आपको तीन अकाउंट एक साथ, तीनों एक साथ करने आपको। मैं यार क्या बताऊं आपको, आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको खुद दिखाई देगा। रे सर मजा आ गया आपको क्वेश्चन करने का तरीका। सब बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे कराते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट कराते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कराते हैं, फिर बैलेंस शीट। यार हर एक का अपना अपना तरीका होता है, मेरा भी अपना तरीका है। अब आपको एक बात बताऊं, आप सोचते होंगे भाई सर बच्चे ही होमवर्क करते हैं। अरे टीचर भी होमवर्क करते हैं, पता है।
टीचर होमवर्क कैसे करते हैं? टीचर का होमवर्क ये होता है कि इस चीज को मैं कितने अच्छे से और पढ़ा सकता हूं। हम भी तो अपने उसमें काम रिसर्च में लगे रहते हैं कि इस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। हम भी डे टू डे भाई अपने रिसर्च में लगे रहते हैं। तो भाई हमारे रिसर्च भी तो ये भी तो हमारा होमवर्क है। हम कौन सा टॉपिक और अच्छे से पढ़ाएं, ये रिसर्च वर्क है, ये भी हमारा काम है। तो आई होप ये आपको अभी तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब एक बार बैलेंस शीट बनानी और सीख लेते हैं। चलो भाई बैलेंस शीट पे चलो। बैलेंस शीट सर, बैलेंस शीट वही होती है ना जिसमें एक तरफ असेट्स एक तरफ लायबिलिटी। बिल्कुल सही पकड़े हैं, वही होती है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। चलो जी, बस बच्चों बस, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, फिर हमारा ये फॉर्मेट पूरा बन के तैयार हो जाएगा। इंतजार खत्म होने वाला है आपका। चलो चलो जी चलो, यहां लिखेंगे लाइबिलिटीज। सर यहां भी डेबिट क्रेडिट आएगा? अरे भाई कैसी बात करते हो यार, ये स्टेटमेंट है, अकाउंट थोड़ी है। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है, स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाता। ये आ गया अमाउंट, ये आ गई हमारी यहां असेट्स, ये आ गया हमारा यहां पर अमाउंट। सो डेबिट क्रेडिट लिख दो। अबे पागल हो। चलो अच्छा सुनो, यहां हम लिखेंगे सारी के सारी एसेट्स। एसेट्स तो पता होता है ना भाई, एसेट्स किसे कहते हैं, ये वो भी मुझे सिखाना पड़ेगा। पूरे साल भर यार आप एसेट्स एसेट्स गाते आए हो। अब ये बताओ फिर से मैं आपको अलग सिखाऊंगा। एसेट्स इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है चलो, फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए थोड़ी बहुत एसेट्स लिख दूंगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो आ जाओ, मान लो कैश इन हैंड। सारा काम करवाते हो आप मुझसे, थोड़ी मेहनत बच्चों आप भी करो। कैश एट बैंक। सर अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी। अब बच्चे कह रहे होंगे सर कुछ बातें तो ऐसे पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने पूरे साल बुक को हाथ नहीं लगाया। अच्छा जी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी एसेट्स होती है। हाँ जी, स्टॉक, ये भी एसेट्स होती है। इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट्स होती है। डेटर, ये भी एसेट्स होती है। इक्विपमेंट, ये भी एसेट्स होती है। कई बार कार या वैन आपको लिखा होगा, मोटर व्हीकल्स लिखा होगा, तो वो भी हमारी एसेट्स होती है। अच्छा सर, फर्नीचर तो आप भूल ही गए। वाह भाई वाह, ये तो आपको याद है, फर्नीचर एंड फिटिंग। ठीक है जी, ये कुछ असेट्स है। अब सर लाइबिलिटीज भी बता दो। आ जाओ भाई, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल लिख दी। अच्छा आपको क्वेश्चन में कई बार ड्राइंग्स दे रखी होगी, तो वो ड्राइंग्स चुपचाप से यहां से माइनस कर देना। तो ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो ऑनर अपने बिजनेस में से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज में से। तो सर कैपिटल में से क्यों माइनस किया? कैपिटल में से इसलिए किया, हम ये एज्यूम करते हैं उसने वो पैसा कैपिटल में से विड्रॉ किया होगा। ठीक है, अच्छा ये कुछ अमाउंट आ गया। अभी इससे पहले आपने क्या निकाला है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड कर देना, नेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर देना भाइयों। अच्छा सर, अगर नेट लॉस हो गया तो नेट लॉस को भाई और क्या करोगे? माइनस कर देना। ठीक है, अरे सर दोनों हो गए तो, अरे दोनों कहां से होंगे, कैसी बात कर रहे हो यार? प्रॉफिट और लॉस हो क्या दोनों हो जाते हैं? दोनों क्या होते हैं? तो हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। बताओ, कह रहे सर दोनों हो गए तो। अच्छा जी, आ गया भाई। यहां पर अगर हमारी कैपिटल आ गई, अब यहां पर अपनी लाइबिलिटी लिखेंगे, जैसे कि बैंक लोन, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर और बिल्स पेबल और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे तो भाई तो क्या, तो लिख देना। तो आ जाओ, चलो भाई ये हमने लिख दिया। सर कितना काम कराते हो आप, कितना पढ़ाते हो। हाँ भाई यही जीवन है, ये जीवन है, इस जीवन का। आ जाइए आ जाइए, यही है भाई जीवन। पढ़ते चलो, पढ़ते पूरे
पढ़ना है ना काफी अच्छा लगता है मेरे को यार, मैं कुछ ना कुछ ना हमेशा पढ़ता रहता हूँ। बहुत सौ लोग सोचते होंगे भाई कि एक टीचर या वो तो बस इसकी लाइफ यहीं तक खत्म, बस वो अपनी पढ़ेगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, आप अपडेट रहते हो यार। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया। अब अपने चलते हैं एक एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा, थोड़ा सा और क्लियर करूंगा चीजों को। ये बातें हमें समझ में आ गई है, तो मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं आपको। अच्छा चलो भाई, ये देखो जी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। चलो, अरे अरे अरे, सर ये क्या डब्बा बना दिया? अरे डब्बा नहीं बनाया, एग्जाम्पल की तैयारी कर रहा हूं आपके लिए। देखो जी, इतने ये बिजनेस प्रेमिसेस है। सर बिजनेस प्रेमिसेस क्या होता है? बिजनेस की जगह, बिजनेस की जगह, और ये आपके एसेट्स होती है भाई, याद रखना। ये जो जमीन है ये पूरी बिजनेस की जमीन है। ठीक है, आपके इस हिस्से में फैक्ट्री बनी है, ये है जी फैक्ट्री। सर झोपड़ी बना दी, अरे भाई मेरी ड्राइंग ऐसी है भाई, अब मैं क्या करूं? आ जाओ जी, देखो धुआं निकल रहा है, ये धुआं निकल रहा है भाई, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। अच्छा सर, ऑफिस कैसा होगा फिर? ऑफिस देखो भाई, ऑफिस कैसा होगा? ये है मेरा ऑफिस, ये ऑफिस है। ठीक है जी, चलो भाई बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलो, पहले बात मैं करता हूं फैक्ट्री की। फैक्ट्री में आप, मैं दोनों में क्या बात बताने वाला हूं, खर्चे यहां भी होते हैं और खर्चे यहां भी होते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूं, आप एक्सपेंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। खर्चे मेरे यहां भी होंगे और खर्चे मेरे यहां भी होंगे, दोनों जगह खर्चे होते हैं। अरे फैक्ट्री में भी नहीं होते क्या? अब फैक्ट्री में नहीं, जो भाई मैंने कुर्सियां बनाई हैं वो फैक्ट्री में ही तो बन रही है, बट अब उन कुर्सियों को बेचना कैसे है वो सारा का, वो तो ऑफिस का काम है ना, कितना डिस्काउंट, कितने प्राइस पे, ये सारी बात कौन सोचेगा? ये ऑफिस में है भाई, ये ऑफिस वाले सोचेंगे, सारा काम फैक्ट्री में थोड़ी ना होता है। तो फैक्ट्री में कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं सर? सर जो खर्चे सर फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने में होते हैं तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ऑफिस वाले, सर ऑफिस में भी खर्चे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑफिस में जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलो आपको एक बात और बताता हूं, एक बात और बताता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर कुछ वर्कर्स हैं, ये कुछ लोग हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बताओ इनको क्या कहते हैं? और यहां पर भी कुछ लोग हैं, यहां पर जो लोग हैं इनको क्या बोलते हैं? आपको पता है फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं इन्हें हम बोलते हैं वर्कर्स, और वर्कर्स को मिलती है वेजेस। ठीक है, वर्कर्स को मिलती है वेजेस। और जो ऑफिस में काम करने वाले होते हैं ये लोग, इनको बोलते हैं एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी। अच्छा सर, बात समझ में आ गया भाई। फैक्ट्री में काम करने वालों को मिलती है वेजेस, और ऑफिस में काम करने वाले लोगों को मिलती है सैलरी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब आपको मैं कुछ और बात बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गए, आपको इनडायरेक्ट समझ में आ गए। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या होगा? टोटल एक्सपेंस। तो कोई भी पूछेगा टोटल एक्सपेंस क्या होते हैं, कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा टोटल एक्सपेंस। ठीक है जी, ठीक है। अब अच्छा बात सुनो, अब मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहता हूं, तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? जब अपने जो भी मैंने माल बेचा, माल बेचकर कुछ पैसा आया मेरे हाथ में, अब उस पैसे में से, उस रेवेन्यू में से सबसे पहले मैं डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके मेरे पास फिर से कुछ अमाउंट बचेगा, फिर उस अमाउंट में से मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करूंगा, उसे भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो भाई आपने क्या किया? आपने क्या किया सर? सेल्स लिखे सबसे पहले, तो उस सेल्स में से आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले आपने उसमें से
डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए, तो डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद कुछ अमाउंट आएगा, इस अमाउंट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दो। अच्छा, ये जो अमाउंट आएगा हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कहते हैं, जब सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। सर नेट प्रॉफिट क्यों नहीं कहते? अरे नेट प्रॉफिट तो वही होता है जिसमें से सारे खर्चे माइनस हो। तो भाई अब इसमें से मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस कर दिए, तो अब जो अमाउंट आएगा इसको बोलूंगा मैं नेट प्रॉफिट। ओहो, तो जब सेल्स में से हम डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सिर्फ माइनस किए डायरेक्ट एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने माइनस किए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आ गई? अब सीखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। आ जाओ जी, ये रे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस देख लो कौन कौन से होते हैं। वेजेस, अगर वेजेस लिखा हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरी लिखा हो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। याद रखना, सैलरी पीछे लिखा होना चाहिए, पहले वेजेस और बाद में सैलरी। अच्छा, कार्टेज क्या होता है, रिक्शे का किराया। देखा को रिक्शा का ठेला, कई बार फोटो में आपने देखा हो ठेला, एक गरीब आदमी इस तरीके से खींचता हुआ चलता है, वो ठेला, रिक्शा है ना, रिक्शे में सामान आता है। कैरियज मतलब टेम्पो, ट्रक में जो आता है उसे हम बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। अच्छा, इनवर्ड का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री में आते वक्त जो भी खर्चा होगा उसे हम इनवर्ड बोलते हैं। तो इनवर्ड कहीं भी लिखा हो तो समझ जाना फैक्ट्री की बात हो रही है। अच्छा, फ्रेट इनवर्ड का मतलब, अब ये बताओ, अगर मेरा माल पानी के जहाज से आया या हवाई जहाज से आया तो उसको फ्रेट बोलते हैं। अच्छा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टोल टैक्स, अगर पानी के जहाज से मेरा सामान आया तो वहां पर एक सी पोर्ट होता है जहां पर सामान उतारा जाता है, तो वहां से मैं अपना सामान लेने के लिए जाऊंगा, है ना। अरे जहाज मेरा फैक्ट्री तक थोड़ी आ जाएगा, पानी का जहाज यहां तक थोड़ी आएगा, वो वहां पर पोर्ट पे उतार देते हैं और पोर्ट से मुझे अपना सामान लेके आना पड़ता है। तो पोर्ट वालों को मुझे कुछ पैसे देने पड़ते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऐसी कस्टम ड्यूटी होती है। हवाई जहाज आगे ऊपर मेरे फैक्ट्री पे थोड़ी ना सामान फेंक देगा, वो क्या करेगा, अपने एयरपोर्ट पे उतरेगा और वहां पर कुछ कस्टम का होता है, वहीं पर भी सब मेरा सामान उतर जाएगा और वहां से मुझे अपना सामान लेना है, पैसे देने हैं। तो जो पैसे दूंगा उसे हम बोलेंगे कस्टम ड्यूटी। टोल टैक्स क्या होता है, अरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको बीच में टैक्स पे करना पड़ता है, उसे हम टोल टैक्स बोलते हैं। फ्यूल एंड पावर, ये भी बतानी पड़ेगी क्या, मशीनें से चलेगी, फैक्ट्री का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, खरीदने में अगर कोई भी खर्चा होगा, खरीदने में अगर कोई भी खर्चा हुआ उसे हम बोलेंगे, उसे भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस ही बोलेंगे। अच्छा, प्रोडक्टिव एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंस, प्रोडक्शन करते वक्त जो खर्चे हुए हैं, प्रोडक्शन करते वक्त हमने कुछ खर्चे किए, तो प्रोडक्टिव एक्सपेंस। तो ये कुछ मैंने 10-11 कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस बताए, इनको याद करना है, रट्टा मारना है इनका, ठीक है, समझा दिया मैंने, याद कर लेने हैं, 1 2 3 4 आपको याद होना चाहिए। सर ने 11 लिखवाया है, मुझे अच्छे से इन 11 के 11 एक्सपेंस को याद करना है। भाई देखो, मैंने आपको बोला है, मैंने प्रॉमिस किया है, इस चैप्टर में आपको मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा अगर आप मेरी बात मानते भी चलोगे। तो आपको ये जो जितने भी है एक्सपेंसेस है, इनको अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के होते हैं, ये वो खर्चे हैं जो ऑफिस में होते हैं। अब ऑफिस में हम सैलरी पे करते हैं, सैलरी एंड वेजेस पे करते हैं। अब आप बोलोगे यहां पर कंफ्यूज होगे, यहां देख रहे हो, तो यहां पर देखो पहले वेजेस लिखा है, यहां पहले सैलरी लिखा है, तो सैलरी को प्रेफरेंस देनी है, पर पहले सैलरी लिखा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो। बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, रेंट, ऑफिस का रेंट, अगर खाली रेंट भी लिखा हो तब भी आएगा, ऑफिस रेंट आएगा तो फिर तो आना ही है यहां पर। डिस्काउंट दिया, आपने इंश्योरेंस करवाया, कुछ जनरल एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एडवर्टाइजिंग करी, चैरिटी में कुछ पैसा दे दिया, आपने माल दे दिया, सेल करते हुए कुछ खर्चे हो गए, आपने कमीशन दिया, आप कैरियज मतलब कैरियज का मतलब क्या होता है, अभी तो बताया, टेम्पो का किराया, बट सर आउटवर्ड लिखा है, फैक्ट्री से बाहर जाते वक्त जो खर्चा होगा, फैक्ट्री से बाहर जाते वक्त कोई खर्चा होगा। सर फैक्ट्री से बाहर जाते मतलब, अरे माल बना दिया, अब कहां बेचोगे उसको, भाई मार्केट में तो जाओगे ना, शोरूम में जाओगे, मार्केट में जाते वक्त अब कैसे जाएगा,
अब आप सर पे उठा के थोड़ी लेके जाओगे। अरे भाई आपको ट्रक में सामान भेजना पड़ेगा, तो फैक्ट्री से अब मार्केट में सामान जाएगा ट्रक में, तो ट्रक का जो किराया है वो हमारा ऑफिस एक्सपेंस माना जाता है। ऐसे ही फ्रेट एक्सपेंस, और हमारा फ्रेट मतलब पानी के जहाज से या फिर हवाई जहाज से अपना सामान हम भाई विदेशों में बेचते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपेयर, ऑफिस एक्सपेंस, अनप्रोडक्टिव मतलब ये प्रोडक्शन के अलावा आपके जो खर्चे हैं उनको अनप्रोडक्टिव कहते हैं, और ये खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ओ माय गॉड सर बहुत बोलते, सर गला सूख गया होगा। भाई गला सूख गया एकदम बोलते बोलते। देखो कितनी मेहनत करते हैं यार हम सब बच्चों के लिए। आपको सिर्फ बैठ के पढ़ना है, मेरी बातों को सुनना है, वही करो, मेरी बातों को मानो, इनको याद कर लेना। इनको जितने भी मैंने एक्सपेंस लिखवाया इनको यूं को यूं याद करना, क्योंकि ये जो खर्चे हैं अभी तो मैंने बताया था, ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो मैंने बनाया था ना फॉर्मेट, कहां गया जी, ये रहा फॉर्मेट, यहां पर ये रहे ट्रेडिंग अकाउंट, कहां गया, अरे ऊपर है, ये रहा, ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। तो आपको ये सारे लिखने हैं यहां पर। जब बनाओगे ना आपको इतना मजा आएगा ना, आपको मुश्किल आएगी ही नहीं। हमें ये क्वेश्चन करते हो टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्सपेंस याद नहीं होते, इनडायरेक्ट एक्सपेंस याद नहीं होते। अब आपको याद कर लेने हैं, इनको अच्छे से याद करोगे और तब आपकी फ्लुएंसी, आपको तेज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब आप तेज करने लगोगे क्वेश्चंस को, है ना। तो भाई मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था, प्रोसेस बताऊंगा, एक प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, कोई बात नहीं, देखना आपके काम की वीडियो है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। आगे मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय।